जय हिंद दोस्तों। पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री का पूरा लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आप इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर, देखिए, ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे और उसके बाद हम अगले लेक्चर से प्री हिस्ट्री से शुरू करेंगे। देखिए, ये लेक्चर आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं ये देख लीजिए। पहले जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उस सब में, जैसे कि बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, झारखंड हो गया, राजस्थान, हरियाणा, सभी में आपको हेल्प करेंगे। साथ में रेलवे, एसएससी, पुलिस या टीचर, सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। जहाँ भी इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको ये सीरीज हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। चूंकि मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए इसमें कुछ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कि है एडी, सी, बीसी, बीपी, ये सब क्या होते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो आज कन्फ्यूजन खत्म होने वाला है। उसके बाद हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में ये तीनों टर्म बता करके मैं प्री हिस्ट्री से अगले लेक्चर से वीडियो शुरू करूंगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडी क्या होता है। एडी, इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लिख देता हूं मैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये लॉर्ड कौन है? ईसा मसीह। जीसस क्राइस्ट को लॉर्ड बोला गया है और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को यहाँ पे बना देता हूँ मैं। देखिए, जब ईयर को काउंट करने का आइडिया आया तो एक बेस ईयर लेना था, इसलिए क्रिश्चियन मॉन्क एक थे, उन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको बेस ईयर ले लेते हैं और इनके बर्थ के जितने भी ईयर्स आए हैं सबको एडी में काउंट करेंगे। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद एडी, दैट इज एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी। और इनके बर्थ से पहले का जितना भी टाइम है सबको हम बीसी में काउंट करेंगे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका क्या मतलब है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप समझ सकते हो, क्राइस्ट जो जीसस है, ईसा मसीह है, इनके जन्म से पहले जितने भी टाइम आएंगे वो सब बीसी में लिखाएंगे। एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से। जैसे इनको मान लेते हैं यहाँ पे 0, तो ये 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे कर करके 2021 में हम पहुंच चुके हैं। मतलब क्या, 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल नहीं है ये भी, लेकिन एक बेस ईयर लेने के लिए, बस समझने के लिए आप समझ लो, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। उसके बाद इससे पहले, चूंकि हम माइनस में तो जा नहीं सकते, टाइम तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, डेट इज इधर ही चलेगा, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन हम इधर जाने के लिए एक और इधर भी बढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर ही रहेगा ये भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। ये अभी 21वीं तक पहुंच चुका है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। अब देखो, टाइम इधर ही जा रहा है का मतलब क्या, जो बाद में आया, ये बाद में आया, ये पहले आया। तो बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। जैसे किसी का बर्थ है 2019 और दूसरे का है 2020 बर्थ है, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा तो 2019 वाला हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर इसमें मान लो 2019 बीसी में कोई पैदा हुआ है और एक पैदा हुआ है 2020 में, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा? देखो, पहले जो आया वो बड़ा होगा ना, तो पहले 2020 आया है, उसके बाद 2019। एडी में डिफरेंट हो जाता है, ये एडी था, राइट। एडी में अलग हो जाता है, लेकिन बीसी में उल्टा है। एडी में तो जो पहले आया, सब में वही है, जो पहले आया वो मतलब छोटा वाला ही यहाँ बड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे 2020 पहले आया, इसलिए 2020 में जो बीसी में जो पैदा हुआ वो बड़ा, 2019 वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं, सी और बीसी। ये क्या है? देखो, बीसी और एडी ये दोनों क्या है? रिलीजियस टर्म्स हैं। बीसी और एडी, ये टर्म किससे रिलेट करता है? ये टर्म रिलेट करता है जीसस क्राइस्ट से, राइट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ की वजह से इसको रखा गया है। अब देखो, कुछ हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि
एक ऐसा टर्म्स लेते हैं जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी हो, रिलीजियस न्यूट्रलिटी के लिए, रिलीजियस टर्म्स को हटाने के लिए एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज सी और बीसी सेम ही चीज़ है। सी मतलब कॉमन एरा या करेंट एरा आप बोल सकते हो, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा या बिफोर करेंट एरा। करेंट मतलब अभी का और एरा मतलब युग होता है, राइट। बिफोर कॉमन एरा यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, बिफोर कॉमन या करेंट कुछ भी लिख लो, कॉमन एरा, एरा मतलब युग, कॉमन या करेंट मतलब अभी जो चल रहा है, और बिफोर मतलब पहले, और ये है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जो अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, एडी में। जैसे क्राइस्ट के बर्थ के बाद कौन आएगा, सी आएगा, कॉमन एरा, और इनसे इनके बर्थ से पहले बीसी, बिफोर कॉमन एरा आएगा। अब ये चारों वर्ड समझ में आ गया। एक और वर्ड रहता है बीपी, देखो ये क्या है, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट मतलब क्या, वर्तमान से पहले, अभी से पहले। जैसे लिख दिए बीपी 5000 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, 5000 साल पहले, बस और कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री हमें जानना तो है, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं हिस्ट्री को? जानने के सोर्स क्या हैं? दो तरह के सोर्स रहते हैं, एक पुरातात्विक है और दूसरा साहित्यिक है। साहित्यिक मतलब लिटरेरी, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा क्या है, पुरातात्विक, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोला जाता है, पुरातात्विक सोर्सेस। देखो पुरातात्विक में क्या है, आप खुदाई कर सकते हो, एक्सकेवेशन, खुदाई, कुछ भी खोदे उसके बाद निकलेगा, ये चीज़ें फिर से आएंगी। उसके बाद अभिलेख है, अभिलेख से आप चीज़ों को जान सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्के का अध्ययन होता है, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं इसको, सिक्के का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन क्या होता है, एपिग्राफी होता है, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी। उसके बाद देखो लिटरेरी सोर्सेज जो भी हैं, ये पुरातात्विक थे, खुदाई, अभिलेख, सिक्के, और भी चीज़ें हैं, अगला स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको। लिटरेरी सोर्सेज में तीन चीज़ें देख लो आप, लिटरेरी सोर्सेज में। पहला तो रिलीजियस है, रिलीजियस बुक्स जैसे होंगे कुछ भी। उसके बाद नॉन रिलीजियस हो सकते हैं, और फॉरेन अकाउंट्स हो सकते हैं। देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ तीनों के बारे में। पहले देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक डिगिंग की जाती है। डिगिंग मतलब खुदाई। आप उसको यहाँ पे जैसे एक जगह है, ठीक, यहाँ पे आप खुदना शुरू की, ये लेयर हटा, फिर ये लेयर हटा, फिर ये लेयर हटा, उसके बाद आपको कुछ सामान मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। इसको आप क्या करोगे, कार्बन डेटिंग करोगे, C14 का यूज करके, और उसका एज फाइंड करोगे, उसका एज क्या है, कितना दिन पुराना है वो चीज़, और इससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एक और टर्म्स समझ लो, मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं, साउथ इंडिया में, इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ पे इस एरिया में खास करके जब कोई मरते थे तो उनके बॉडी, मान लो ये बॉडी है, तो इनके चारों तरफ बॉडी को दफना करके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी को मेगालिथ्स बोला जाता है। मेगा मतलब ऐसे भी होता है बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, और लिथ्स मतलब पत्थर। जब बड़े बड़े पत्थर किसी भी बॉडी के चारों तरफ रख देते थे दफनाने के बाद, तो मेगालिथ्स बोलते हैं उसको। इस बॉडी के साथ और भी चीज़ें रख देते थे, जैसे उनका कोई पेट है, मतलब कुत्ता बिल्ली ये, उसके बाद उनका कुछ बर्तन रख देते थे। इससे आपको कैसे पता चलता है, क्या सीख सकते हो? देखो हमें इससे ये पता चलता है उनका विश्वास क्या है। कुछ सामान रख देते हैं, मतलब मरने के बाद पुनर्जन्म में भी वो विश्वास करते थे, तभी तो रख देते हैं सामान। उसके बाद कुत्ते बिल्ली को भी रख देते हैं, उनका एक डायरेक्शन होता है दफनाने का, उसके बारे में आप जान सकते हो कि हाँ डायरेक्शन का उनको ज्ञान था, राइट। ये चीज़ें आप सीख सकते हो। एक्सकेवेशन क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला, इंस्क्रिप्शन। देखो इंस्क्रिप्शन में क्या है, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख। इसके अध्ययन को इपिग्राफी बोलते हैं, अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें क्या है, जो अब इनका सील मिला है, सील समझते हो, मुहर, उसमें कुछ कुछ ही लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं।
तो वो एक अभिलेख टाइप का है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, अभिलेख जो मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो, पहला तो आपको पिलर्स पे मिल सकते हैं, पिलर्स। उसके बाद दीवार पे मिल सकते हैं, वॉल हो गया। वॉल किस किस चीज़ का हो सकता है, मंदिर का या घर का या कहीं इस तरह का वॉल जो भी है उस पर। उसके बाद आपको गुफा में मिल सकते हैं, जो केव होते हैं, केव्स, वहाँ पे मिल गए। उसके बाद कॉपर प्लेट पे भी मिलते हैं, कॉपर प्लेट पे मिल जाते हैं, राइट। तो ये सब मिल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, खास करके इंस्क्रिप्शन जब भी देखते हैं तो अशोका का याद आता है। इन्होंने सबसे पहले बृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर अभिलेखों को लिखवाना शुरू किया, राइट। कुछ और अभिलेख देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल और कुछ देख लेते हैं। एक अभिलेख है भानुगुप्त का। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख था, एरन अभिलेख, राइट। एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का, भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक एहोल अभिलेख है, एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है, राइट। तो उसमें लिख ही देता हूँ मैं, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय। इसमें पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसी में इसका लेखक है रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति ने लिखा है कि नर्मदा नदी पर हारने के बाद हर्ष ने अपना हर्ष खो बैठा। तो इस तरह से जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, उसमें आप सीख सकते हो कि क्या क्या है। देखो, अभिलेख बहुत सारे हैं और बुक्स भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इसका एक अलग से पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, PCS विद शिवम, आप सर्च कर लो, इसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें ढेर सारे अभिलेख और बुक्स के नाम भी मैं वहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे सभी अभिलेख के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अभिलेख समझ में आ गया ना, ऐसे भी ये इंट्रोडक्शन क्लास है। जब भी जैसे एहोल अभिलेख है, जब मैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताऊंगा तो फिर से वहाँ एहोल आएगा। भानुगुप्त के बारे में 5th सेंचुरी के आसपास जब पहुंचेंगे तो फिर से एरन आएगा, या समुद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, जो भी अभिलेख है वो सब रिपीट होने वाले हैं ऐसे भी, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। अगला है न्यूमिस्मैटिक्स। देखिए, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, सिक्के का अध्ययन होता है। सिक्का जो होता है, सिक्कों का अध्ययन है ये न्यूमिस्मैटिक्स, राइट। इससे आपको क्या क्या मिल सकता है, सोर्सेस हैं। तो सोर्सेस से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है, राजा का नाम मिल सकता है। उसके बाद वो कब गद्दी पर बैठा, कोरोनेशन होता है, डेट ऑफ कोरोनेशन, मतलब गद्दी पर कब बैठा। उससे पहले राजा कौन था, लिख ही देता हूँ, गद्दी पर कब बैठा, उससे पहले राजा कौन था, सक्सेसर उसका कौन है, और प्रीस्ट, उसके बाद कौन बैठा है गद्दी पर, राइट। उसके बाद कभी कभी क्या होता था, गॉड का इमेज बना दिया जाता था, इमेज है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसका राजशाही धर्म क्या है। जिस राजा का जो भी धर्म होगा वही वो सिक्के पे गुदवाएगा ना। कुछ देखो, ऐसे एक इमेज है समुद्रगुप्त के बारे में जिसपे वो बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि उसे म्यूजिक पसंद था, इसलिए तो वो बीना बजा रहा है। उसके बाद फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक किया था। ऐसे ये डिबेटेबल इशू है, कुछ लोग इसे कुषाण भी बोलते हैं, लेकिन देख लेना आप ऑप्शंस में क्या है, उस हिसाब से इंडो ग्रीक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मोस्ट गोल्ड कॉइन गुप्ता के पास मिला है। इससे गोल्ड कॉइन अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, देखो, सोसाइटी प्रॉस्परस होगी। प्रॉस्परस मतलब क्या, सोसाइटी के पास रुपया है खर्च करने के लिए, सोसाइटी धनवान होगी, सीधा समझो ना, धनवान है, ठीक, अमीर सोसाइटी है। इससे वो चीज़ों को खरीद सकते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर रहेंगे। और उस समय के लोग कॉइन क्यों रखते थे, इतना ज़्यादा कॉइन मिलता है तो क्यों मिलता है, देखो, जहाँ भी कॉइन कम मिला, अगर कॉइन कम है का मतलब गरीबी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, और कॉइन ज़्यादा है तो गरीबी कम रहेगी, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये समझ सकते हो। देखो, कॉइन रखने का रीजन क्या था, उस समय कोई बैंक तो था नहीं, बैंक नहीं था, तो इमरजेंसी में, इमरजेंसी फंड की तरह यूज करते थे कि इमरजेंसी अगर कुछ आए, कुछ आपदा इस तरह का, तो कहाँ पे हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसलिए कॉइन रखते थे। कॉइन से कुछ भी सामान खरीद सकते थे, कहीं भी सेटल हो सकते थे, जमीन खरीदना या कहीं भी घर बनाना, ठीक है, इसलिए कॉइन ज़्यादा
साइन होता था कॉइन की सोसाइटी प्रॉस्परस है कि नहीं है, धनवान है कि नहीं है। इसलिए कॉइन का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कॉइन से भी आप सीख सकते हो, जान सकते हो हिस्ट्री को। अगला देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज में क्या है। देखो पुरातात्विक स्रोत, 3 चीज़ें मैंने बताया आपको। पुरातात्विक में मैं आपको 3 चीज़ बताया। पहला था खुदाई, वो सीख चुके हो आप। उसके बाद अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद लास्ट का सिक्के के बारे में। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हड्डी मिल गया, हड्डी से भी आप जान सकते हो, बोन, इससे कि उनका प्रजाति क्या था, जैसे कि मंगोलॉयड थे, ऑस्ट्रेलॉयड थे, ये सब कौन थे। उसके बाद औजार हो गया, जो भी खुदाई में मिलता है, ये सब से आप जान सकते हो, ये सब खुदाई का ही पार्ट मान के चल सकते हो। घर है, उनके पास बर्तन कैसा है, ये सब से। तो पुरातात्विक स्रोत तो खत्म हो चुका है। तो अब अगला सोर्सेज देखते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, इतिहास को जानने के 2 तरह के सोर्सेज मैंने आपको बताया। पहला लिटरेरी मतलब साहित्यिक, और दूसरा था पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल। तो लिटरेरी पे हम पहुंच चुके हैं, इसको देखते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है। देखो इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, 2 या 3, जैसा भी आपका मन बांट सकते हो। एक तो देसी, जो देश के अंदर ही बना है, देसी लिख ही देता हूँ, और दूसरा है विदेशी। विदेशी स्रोत, जो भी फॉरेनर आए और उन्होंने अगर कुछ लिख दिया तो वो क्या आ जाएगा, विदेशी हो जाएगा। और देश के अंदर जो भी लिखा गया है वो देसी स्रोत है। ठीक, पहले क्या होता था, ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता था। किसी को लिखने तो आता नहीं था, तो गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, या बाप ने बेटे को बताया, फिर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती थी नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन उसके बाद पाम लीव्स पे लिखना शुरू हुआ। ताम्र पत्ता होता है ना, उस पत्ते पे लिखते थे। वो सब काफ़ी मतलब मिलना मुश्किल रहता है, इसको सहेज कर रखना मुश्किल रहता है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा टिक नहीं पाती है। लेकिन बाद में जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो ये लिखने वाला प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया। और नहीं तो हमारे यहाँ तो तांबे के पत्थर पे, तांबे हो गया, उसके बाद पत्थर पे लिख देते थे। तो ये सब चीज़ें एकदम फिक्स रहती थी, एक बार लिख दिए तो बस रहेगा। उसके बाद गुफा में चीज़ें मिल जाती है लिखी हुई, राइट, लिख देते थे, तो उस तरह से चीज़ें बढ़ने लगी। लेकिन देखो यहाँ अब लिटरेरी सोर्सेस में हमें क्या क्या मिलता है, देसी और विदेशी में देखते हैं। देसी में आपको 2 तरह से फिर से यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। हैंड राइटिंग का इशू है, थोड़ा देख लेना आप। गैर धार्मिक है ये, राइट, और ये है विदेशी, तो एक ही रहेगा, इसमें एक ही है, गैर धार्मिक ही जनरली रहता था। ऐसे बौद्ध का भी प्रभाव रहा है, बौद्ध धर्म का, लेकिन इसको हम एक ही में पढ़ लेंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक और बौद्ध धर्म, विदेशी वाला। चलिए देखते हैं। रिलीजियस, मैंने आपको बताया पहला रिलीजियस हम पढ़ते हैं। इसमें इंडिया में हम 3 रिलीजन के बारे में 3 जगह से हमें मिलती है, हिंदू धर्म से और बुद्ध धर्म के बारे में, और जैनिज्म, इससे भी जो मिलते हैं साहित्यिक स्रोत, उसको देखते हैं। हिंदू धर्म वाले ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन है, वेद, पुराण, उसके बाद रामायण, महाभारत। नाम मैं नहीं लिखा हूँ, आप खुद से लिख लेना, यहाँ लिख दूँ, लिख लेना आप खुद से, नोट्स खुद से बनाओ। पीडीएफ में ऐसे दे दूंगा, लेकिन फिर से आप खुद से अगर नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, राइट। रामायण हो गया, महाभारत है, उसके बाद उपनिषद है, ये देख लेना आप। देखो बुद्धिज्म, इसमें हमें क्या मिलता है, हिंदुइज्म का लैंग्वेज संस्कृत, बुद्धिज्म का पाली, और जैन का प्राकृत। लैंग्वेज से भी आप पता लगा सकते हो कि किस रिलीजन से रिलेट करता है। इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म में पिटक मिलते हैं, त्रिपिटक है, यहाँ पे त्रि छूट गया, त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब क्या, 3 पिटक, पहला विधम पिटक, श्रुत पिटक और विनय पिटक, तीनों पिटक जिसमें बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, उसके बाद आचार संहिता और उनके बारे में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिखा गया है। जब बुद्धिज्म हम पढ़ेंगे उस समय हम बहुत अच्छे से इसको देखने वाले हैं, वो सब आने वाला है, फिर से ये सब कुछ आएगा आगे। देखो जातक टेल्स, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है। टेल्स मतलब कहानी होता है, जातक तो आप जानते होंगे नाम है। टेल्स मतलब कहानी। देखो कहानी से आपको क्या पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। कहानी सोसाइटी के बेस पे ही बनती है, जैसी सोसाइटी रहती है कहानी भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है, राइट। उसके बाद देखो जैन,
ध्यान में प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, पता है, बता ही दिया मैंने। कुछ एक मेन इसका बुक है भगवती सूत्र, ये आप याद रख सकते हो। भगवती सूत्र में आगे आपको आएगा महाजनपद, महाजनपद के बारे में इसमें बताया गया है। महाजनपद कितने थे वो? 16 थे। ठीक, इसके अलावा आप कल्प सूत्र भी मिल सकता है, लिख ही देता हूँ, कल्प सूत्र है। ठीक है, और डिटेल्स में हम जैनिज्म जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है तो उस हिसाब से आप देख देखो। नॉन रिलीजियस में क्या क्या है, ये होता क्या था एक्चुअली, लॉ बुक है ये, जिसमें कुछ रूल्स लिखे रहते थे या सोसाइटी के बारे में कुछ लिखे रहते थे, नियम कैसे काम चलना है। ठीक, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, जैसे अभी शासन हो रहा है, भारत सरकार हम पे शासन करती है, तो शासन करने के लिए अराजकता नहीं फैले। अराजकता समझते हो, जब समाज में कुछ रूल नहीं रहते हैं, जिसके पास पावर है वही सब कुछ करेगा, तो वो अराजकता की स्थिति होती है, किसी की बात कोई नहीं सुनता है। तो अराजकता नहीं फैले इसके लिए रूल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी कुछ बुक्स लिखे गए हैं, जिसमें नॉन रिलीजियस से रिलेट कर सकते हो आप उसको। रूल्स और ड्यूटीज हैं, रूल्स तो समझ ही गए, ड्यूटीज देखो, राजा को क्या करना चाहिए, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, या पति या पत्नी को क्या करना चाहिए, राइट, पुत्र को क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। कुछ फेमस बुक्स मैंने डाल दिए हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर से आएगा ये सब, रहने दो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है इसमें कि राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ बुक का नाम अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है, सॉरी, लेकिन ये राजनीति से रिलेट करती है बुक, या लॉ के बारे में इसमें बहुत चीज बताया गया है, लॉ के बारे में। एक और बुक याद रखो, मुद्रा राक्षस, ये भी विशाख दत्त ने लिखा है, लेकिन बहुत बाद में लिखा गया है। ये बुक भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है, लिख ही देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। इसमें भी इनके कास्ट के बारे में बताया गया है, और भी थोड़ी बहुत सोसाइटी के बारे में इसमें बताया गया है। एक और बुक है हर्षचरित, जिसको लिखा है वानभट्ट ने, हर्षवर्धन शासक था, उसके जीवनी है, और उसका जो नीति था, उसने क्या क्या काम किया, उस समय की सोसाइटी कैसी थी। देखो, जब भी लिखा जाता है ना तो नीति लिखा जाता है, उसके बाद समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था कैसी है, राइट, ये सब चीजें लिखी जाती है उसमें, लिख ही देता हूँ। एक और बुक है राजतरंगिणी, देखो, इसको कल्हन ने लिखा है। राजतरंगिणी स्पेशली कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में लिखा गया है, खास करके 12th सेंचुरी से के आसपास का है ये, 11th 12th सेंचुरी के आसपास का। इसमें कौन राजा आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसने क्या क्या काम किया, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। और इंडिया में ये पहला पुस्तक माना जाता है जो इतना क्रमबद्ध विवरण है, क्रमबद्ध मतलब ऑर्डर में, राइट, क्रमबद्ध विवरण है, ऑर्डर को फॉलो करता है ये, कि पहले ये आया फिर वो आया, पहले एक्स आया फिर वाई आया फिर जेड आया, इस तरह का जो भी राजा है उसके बारे में। और भी बुक्स हैं जिसका मैं सीधा सीधा आपको पीडीएफ दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि लगभग 50 बुक हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपको 50 के 50 भी याद करने पड़ेंगे सभी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये सब बुक्स पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक्स। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। फॉरेन अकाउंट्स में क्या है, जो भी फॉरेनर्स आए उन्होंने कुछ लिखे, तो उससे हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है, इंडिया में कुछ मिसिंग लिंक्स रहते हैं, इंडियन राइटर जो हैं, इंडिया के राइटर, उन्होंने लिखा लेकिन कुछ मिस हो गया, तो वो ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फॉरेनर का अकाउंट जब देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ, हर्षचरित, पिछला स्लाइड में मैंने आपको बताया था, हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने, राइट, लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं होगी, सभी चीज तो हो नहीं सकती। एक और यहाँ से हम लाते हैं वैन सॉन्ग को। वैन सॉन्ग आया था हर्षवर्धन के काल में, तो जो चीजें हर्षचरित में लिखी हुई है वही लगभग वही चीज यहाँ भी होना चाहिए। इनका बुक है सी यू की, तो उससे हम मिसिंग लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर्षचरित और सी को कंपेयर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें सही है गलत है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, हर्षचरित वाले में जो इंडियन राइटर थे उनमें एग्जीग्रेशन ज्यादा रहता है, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं, राइट, लेकिन वैन सॉन्ग के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है राजा का, ये वापस गया आराम से चाइना में जाके लिखा, राइट, तो
लेस एग्जीग्रेशन रहता है, उसमें बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें नहीं बताई जाती है क्योंकि प्रेशर नहीं है ना। अगर इंडिया का राइटर राजा के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उसको मार दिया जाएगा या बुक को खत्म कर दिया जाएगा, बुक को ही जला दिया जाएगा, इस तरह से डर रहता था उनको। और चूंकि वहाँ से ही खाते थे, उनके दरबार में उनका भरण पोषण होता था, तो नहीं लिख पाते थे, राइट। तो कुछ और हैं राइटर्स, इनके बारे में आप देख लो। मेगास्थनीज इंडिका लिखा है कब? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उनकी बेटी कार्नेलिया से शादी की थी, और उसी के साथ कार्नेलिया के साथ मेगास्थनीज आया था जो इंडिका लिखा और इंडिया के बारे में कई चीज़ें लिखा। इंडिया में खास करके उसने पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा था, मौर्य साम्राज्य जो था इसी के आसपास में था, राइट। तो पाटलिपुत्रा के बारे में इसने बहुत अच्छे से लिखा है। उसके बाद एक और बुक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर, राइट। इरिथ्रियन सी लाल सागर है। लाल सागर से व्यापार कैसे होता था, ये बुक फोकस करता है व्यापार पे। बिजनेस जो होती थी वो कैसे होती थी, रूट क्या था, कौन कौन आते थे, क्या क्या बिकता था, ये सब। लेकिन इसका राइटर ही पता नहीं है, वो लिख करके चला गया, बस राइटर अपना नाम नहीं लिख पाया, या लिखा भी होगा तो वो पेज नहीं है हमारे पास। फाहियान देखो, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त गुप्ता साम्राज्य में आया था, और गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा है। फूकोकी नाम है इसका बुक का, फूकोकी। ह्वेन सॉन्ग अभी बताया मैंने, सीयू की लिखा है, हर्षित के से कंपेयर कर सकते हो, हर्षवर्धन के काल में आया था। एक और नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी का। किताबुल हिंद लिखा है इसने, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज भी बोल दें। उस समय मतलब 10th सेंचुरी के आसपास आया था, और भारत की सोसाइटी, फिर बोलूँगा वही चीज़, सब वही लिखते थे ना, समाज, उस वहाँ की राजनीति कैसी है, राजनीति, उसके बाद धर्म, किस धर्म को लोग फॉलो करते हैं, समाज में लॉ कैसा है, नियम, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सब लिखा जाता था, और अलबरूनी ने भी यही सब चीज़ें लिखी है। हम अपने लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको मैं 3 चीज़ें समझा देता हूँ। देखो तीनों टर्म है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। हिंदी में लिख देता हूँ, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री मतलब इतिहास। देखो हिस्ट्री वो है जिसका लिखित विवरण भी है, लिखित है, लिटरेरी सोर्सेस, और उसे पढ़ भी पाए हैं तो वो हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले का जो है वो प्री हिस्ट्री है। मतलब क्या, इसमें लिखित सोर्सेस नहीं है, और जब लिखित है ही नहीं तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो प्री हिस्ट्री में क्या है, लिखित सोर्सेस नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री, आद्य, आद्य मतलब आधा, आद्य मतलब आधा होता है, तो प्रोटो हिस्ट्री है ये। प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या, लिखित सोर्सेस तो हैं, लिखित सोर्सेस हैं, लेकिन डिसाइफर नहीं किया गया है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित रहने से भी क्या फ़ायदा हुआ, पढ़ ही नहीं पाए उसको, तो वो प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे। और हिस्ट्री जिसका लिखित वर्णन भी है, लिखित भी मिल रहा है और पढ़ भी पा रहे हैं, धूमधाम से पढ़ पा रहे हैं, तो वो लिखित हो जाएगा, सॉरी हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तीनों टर्म समझ में आ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टोन एज जो था, पाषाण काल आप देखते हो, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, उल्टा हो गया। देख लो ये तीनों क्या है, यहाँ पे हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिल जाते हैं। मैंने सोर्सेस बताया ना आपको, 2 तरह के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत तो सभी जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं रहते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल में आएगा, ठीक, प्री हिस्ट्री आएगा। तो स्टोन एज के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसी में ये आ जाएगा। उससे अगले वीडियो में मतलब तीसरे वीडियो में आपको प्रोटो हिस्ट्री में ले जाऊंगा, प्रोटो हिस्ट्री इसके बारे में बताऊंगा। ये क्या है, मैंने आपको बताया लिखित तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि देखो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें मुहर तो ढेर सारे हैं, मिले हैं, स्क्वायर का है, सभी तरह के अलग अलग टाइप के मुहर मिले हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखे हुए भी हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग लेटर्स टाइप के हैं, राइट। तो उसको अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री में। और हिस्ट्री जहाँ से हम चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं सही से, तो वो हिस्ट्री है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए।
मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।